नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 6। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने से पहले लाज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2015 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के इस लेखक को इनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए प्रदान किया गया, जो मानव अस्तित्व, नैतिक पतन और सौंदर्य के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेंटान टैंगो, द मेलकोलॉजी ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर और द वर्ल्ड गोज ऑन। इन्हें 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 2018 में इनकी कृति द वर्ल्ड गोज ऑन को उसी पुरस्कार के लिए लघु सूचीबद्ध किया गया था। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल नवाचार मिशन, जो कि नीति आयोग का है, के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है और 4 थीम्स आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत पर केंद्रित है। इसमें आकांक्षी जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि इसका लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचे। अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गम होने वाली नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साहिबी। अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर फैली हुई है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से गिनी जाती है। इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। अरावली से बनास, साहिबी, यही साहिबी यमुना की सहायक नदी है, और लूनी, जो कि कच्छ के रन में बहती है, जैसी नदियों का उद्गम होता है। खनिज संपदा से भरपूर अरावली का बड़ा हिस्सा क्वार्टजाइट और रेत से ढका हुआ है, जबकि इसके दक्षिणी भाग में घने जंगल पाए जाते हैं। अभी न्यूज में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा की अरावली जंगल सफारी परियोजना पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि यह परियोजना भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक, यानी दिल्ली NCR के हरित फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के भारत चरण के लिए लैंडिंग साइट के रूप में किसका चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और विशाखापट्टनम। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपनी बहु अरब डॉलर की अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के भारत के चरण के लिए मुंबई और विशाखापट्टनम को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। यह परियोजना, जिसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक होगी, अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ते हुए विश्व की सबसे लंबी सब सी केबल होगी। इसका W आकार का मार्ग डिजाइन लाल सागर कॉरिडोर को बाईपास करेगा, जिससे भू राजनीतिक जोखिम और केबल क्षति की संभावना कम होगी। 1 पेटाबिट प्रति सेकंड की डिजाइन क्षमता वाली यह परियोजना 2030 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है और यह भारत की वैश्विक AI अवसंरचना, डेटा स्थायीकरण और डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करना है तथा उद्योग नेतृत्वकर्ताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है।
एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के संवर्धन और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए निरंतर संघर्ष हेतु मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। मचाडो, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है, एक साहसी लोकतंत्र समर्थक राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सत्तावाद के विरुद्ध दृढ़ता से आवाज उठाई। इन्होंने एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना कर सड़क पर रहने वाले बच्चों की मदद की और सुमाते नामक संगठन की सह स्थापना की, जो चुनावों की निगरानी और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 अभ्यास का आयोजन स्थल क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्थ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 चौथा संस्करण है। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित इरविन बैरक्स में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पिछला संस्करण भारत के पुणे में हुआ था। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों और आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर प्रचालनीयता और सहयोग को सुदृढ़ करना है। यह श्रृंखला 2022 में राजस्थान से शुरू हुई थी और अब दोनों देशों में वार्षिक रूप से बारी बारी से आयोजित होती है। शर्म अल शेख किस प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिनाई प्रायद्वीप। मिस्र के शर्म अल शेख, यहाँ है देखिए, में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में विश्व नेता शांति शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए, जिसका उद्देश्य 2 वर्षों से जारी गाजा संघर्ष को समाप्त कर मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करना है। शर्म अल शेख, जो सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ है देखिए सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर लाल सागर और अकाबा की खाड़ी के संगम पर स्थित है, एक रणनीतिक और राजनयिक केंद्र है। यह स्थान तिरान जल डमरू मध्य के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इजराइल को हिंद महासागर तक पहुंच का एकमात्र मार्ग प्रदान करता है। वर्ष 1982 में कैंप डेविड समझौते के बाद इजराइल द्वारा यह क्षेत्र मिस्र को लौटाया गया, जिसके बाद इसे शांति का शहर घोषित किया गया। 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की आधी राशि किसे प्रदान की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जोएल मोकीर। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जोएल मोकीर नीदरलैंड के हैं, फिलिप अदियन फ्रांस के और पीटर हॉविट कनाडा के को प्रदान किया गया, जिन्होंने नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि यानी इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ की व्याख्या की और यह दिखाया कि ठहराव यानी स्टैग्नेशन से बचने के लिए समाज को लगातार तकनीकी प्रगति अपनानी चाहिए। पुरस्कार की आधी राशि जोएल मोकीर को दी गई, जिन्होंने ऐतिहासिक डेटा के आधार पर बताया कि निरंतर तकनीकी नवाचार सतत आर्थिक विकास की प्रमुख शर्त है। शेष आधा पुरस्कार फिलिप अदियन और पीटर हॉविट को संयुक्त रूप से दिया गया। चूना पत्थर को 900 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चूना यानी क्विक लाइम। खान मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को पूर्णतः प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे अंतिम उपयोग आधारित गौण खनिज वर्गीकरण समाप्त हो गया है और व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। यह परिवर्तन खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेश आकर्षण को भी सुदृढ़ करेगा। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बनी होती है और इसमें डोलोमाइट, मिट्टी, लौह कार्बोनेट, फेल्डस्पार तथा क्वार्ट्ज जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। यह जीवाश्मों से समृद्ध होता है, जिससे पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन होता है और उर्वरक, कांच निर्माण, कृषि तथा निर्माण कार्यों में व्यापक उपयोग होता है। 7वें मॉस्को फॉर्मेट परामर्श में भारत ने किस अमेरिकी योजना का विरोध किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बगराम एयरबेस पर नियंत्रण करने की ट्रंप की योजना। अफगानिस्तान पर 7वें मॉस्को फॉर्मेट परामर्श में भारत ने बगराम एयरबेस पर नियंत्रण करने की डोनाल्ड ट्रंप की योजना का विरोध करने के लिए तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ रणनीतिक गठबंधन किया। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा, बड़े सैन्य और हथियार वाहक
विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त है और 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी से पहले खाली कर दिया गया था। मॉस्को फॉर्मेट परामर्श, जिसे रूस ने 2017 में शुरू किया, एक क्षेत्रीय राजनयिक मंच है जो अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास हेतु बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें प्रारंभिक सदस्य रूस, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और पाकिस्तान थे। बाद में 5 मध्य एशियाई देश भी इसमें शामिल हुए। 10वें नेट पोलरैक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई तट पर। 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेट पोलरैक्स 5 से 6 अक्टूबर 2025 को चेन्नई, तमिलनाडु के तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। यह द्विवार्षिक अभ्यास भारत के समुद्री पर्यावरण संरक्षण ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के तहत राष्ट्रीय तैयारी, अंतर एजेंसी समन्वय और तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमता को सशक्त बनाना है। इस संस्करण की विशेषता मरीना बीच पर आयोजित पहली तटरेखा सफाई ड्रिल थी, जिसमें विभिन्न राज्य एजेंसियों ने भाग लिया। यह अभ्यास मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करते हुए समुद्री प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और बहुस्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत बनाता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। VLGC शिवालिक को कहाँ निर्मित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में। भारत ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर अपने पहले विशाल गैस वाहक VLGC शिवालिक का स्वागत किया, जो भारतीय ध्वज के तहत संचालित होने वाला पहला ऐसा जहाज है और समुद्री आत्मनिर्भरता व ऊर्जा सुरक्षा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया संचालित करता है, जिसमें भारत की ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और नौवहन आत्मनिर्भरता को बल मिलता है। इसकी लंबाई है 225 मीटर और इसकी क्षमता है 82,000 क्यूबिक मीटर। यह जहाज तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन के बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए निर्मित है। दक्षिण कोरिया में भारतीय ध्वज के तहत निर्मित शिवालिक विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता को कम करते हुए अरब की खाड़ी के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। 2025 का रसायन नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने सुसुम कीतागावा जापान के, रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया के और उमर घाघी अमेरिका के को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान में किस स्थान पर पोर्ट विकसित करने की पेशकश की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पासनी। पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान स्थित ग्वादर के पासनी में बंदरगाह विकसित करने की पेशकश की है, जिससे वाशिंगटन को ईरान की सीमा के समीप रणनीतिक समुद्री पहुंच मिल सकती है। यह प्रस्ताव चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर निर्भरता कम करने, अमेरिकी निवेश आकर्षित करने और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। पासनी पोर्ट ग्वादर के पूर्व और भारत के चाबहार बंदरगाह के करीब स्थित है। अरब सागर का एक छोटा लेकिन रणनीतिक डीप वाटर पोर्ट है। यह बंदरगाह ईरान पाकिस्तान सीमा के पास होने के कारण ग्वादर चीन, चाबहार भारत और पासनी अमेरिका को जोड़ते हुए एक भू राजनीतिक समुद्री त्रिकोण बनाता है। भारत का पहला गीगा वाटर स्केल डेटा सेंटर और AI हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। गूगल ने 14 अक्टूबर को भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI हब की स्थापना की घोषणा की, जो विशाखापट्टनम विजाग आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। यह गीगावेट स्केल डेटा सेंटर कैंपस विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली जिलों में फैला होगा, जो AI और क्लाउड सेवाओं की वैश्विक मांग को पूरा करेगा। परियोजना में लगभग $15 बिलियन का निवेश शामिल है, जो 2026 से लेकर 2030 के बीच किया जाएगा। यह अब तक का भारत में गूगल का सबसे बड़ा निवेश है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना को 22,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ समर्थन दिया है, जिसमें भूमि, बिजली और कर छूट शामिल है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के किस नए अनुसंधान केंद्र को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैत्री द्वितीय। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान स्टेशन मैत्री द्वितीय की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। यह भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे जनवरी 2029 तक पूरा किया जाना है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत भारत की वैज्ञानिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना और पुराने मैत्री स्टेशन, जो कि 1989 में बना था, की जगह एक अधिक उन्नत एवं पर्यावरण अनुकूल सुविधा स्थापित करना है। परियोजना का नेतृत्व गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। यह नया स्टेशन बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और दीर्घकालिक अनुसंधान की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य की निदेशक सोनाली घोष को कैंटन आर मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN और विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग WCPA संयुक्त रूप से प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन, वित्त, निगरानी और संचार में नवाचार और उत्कृष्ट योगदान के लिए हर 2 वर्ष में दिया जाता है। कीरू जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किश्तवाड़ के पास चिनाब नदी पर। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना ने कुल 12 लाख घन मीटर में से 10 लाख घन मीटर बांध कंक्रीटिंग पूरा करके एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है। यह परियोजना चिनाब नदी पर पत्थरनक्की और कीरू गांवों के पास निर्मित एक रन ऑफ रिवर प्रकार की जल विद्युत परियोजना है। इसमें 135 मीटर ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध तथा बाएं किनारे पर एक भूमिगत बिजली घर शामिल है, जिसमें 156 मेगावाट की 4 फ्रांसिस टर्बाइनें लगाई जाएंगी। परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत में मकड़ी प्रजाति एरेनियस नॉक्स का पहला रिकॉर्ड कहाँ दर्ज किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में है, में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में मकड़ी की प्रजाति एरोनिक्स नॉक्स का भारत में पहला रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यह एरेनिडे परिवार की एक गोलाकार जाल बुनने वाली मकड़ी यानी ऑर्ब वीवर स्पाइडर है, जिसे आमतौर पर लेदरी गार्डन ऑर्ब वीवर कहा जाता है। कर्नक मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्सर में नील नदी के पूर्वी तट पर। नए भू पुरातात्विक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि मिस्र का कर्नक मंदिर परिसर प्रारंभ में नील नदी की बाढ़ के बीच एक द्वीप पर निर्मित किया गया था और बाद में यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कर्नक मंदिर परिसर, जो मिस्र के लक्सर में नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, का निर्माण 2055 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच अमून, मूट और खोंसू देवताओं को समर्पित एक विशाल धार्मिक मंदिर के रूप में किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक भवन माना जाता है, जिसे प्राचीन मिस्रवासी सबसे चुनिंदा स्थान यानी द मोस्ट सेलेक्ट ऑफ प्लेसेस कहते थे। लक्सर मंदिर और किंग्स की घाटी के साथ मिलकर यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया। अपनी नई भूमिका में ये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने, सामाजिक कलंक को कम करने और टेलीमानस जैसे सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी, ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। दीपिका पादुकोण ने 2015 में लिव लव लाफ फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसने अब तक 21,900 से अधिक लोगों की मदद की है और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत में सकारात्मक संवाद की संस्कृति विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
सोनीपत में। 8 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के पांची गुजरान गांव स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल DICT में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह पहल देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन समाधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की दुर्लभ ऐतिहासिक और धार्मिक अभिलेखों के संरक्षण हेतु ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य मंदिर की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ तारपत्र अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित करना है, ताकि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। यह डिजिटल लाइब्रेरी पुरी के पुराने रघुनंदन पुस्तकालय में विकसित की जा रही है, जो मंदिर परिसर के समीप स्थित है, जहां मंदिर से संबंधित सभी अभिलेखों, ग्रंथों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और संरक्षण किया जाएगा। यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खालिद एल एनानी। खालिद एल एनानी मिस्र के पूर्व पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री को यूनेस्को के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल DG के रूप में 2025 से 2029 की अवधि के लिए चुना गया है, जिससे वे इस पद को संभालने वाले पहले अरब नेता बन गए हैं। इन्हें 6 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के मतदान में 55 मतों के साथ ऐतिहासिक जीत मिली। नवंबर 2025 में यूनेस्को सामान्य सम्मेलन द्वारा अनुमोदन के बाद ये ऑन्ड्रे अजोले के उत्तराधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किस पास पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिगला पास। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने प्रोजेक्ट हिमांग के तहत लद्दाख के मिगला पास पर 19,400 फीट, मीटर में देखेंगे तो 5,913 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह लिकारु मिगला फुक्चे रोड हनले क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के समीप स्थित फुक्चे गांव से जोड़ती है, जिससे सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित हुई। यह रोड BRO के ही पूर्व रिकॉर्ड उमलिंग ला पास, जो कि 19,024 फीट पर था, को पार करती है और चांगथांग पठार पर स्थित है। यह मार्ग पूरे वर्ष आवागमन योग्य रहेगा, जिससे सीमावर्ती समुदायों के जीवन स्तर, व्यापार और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ रखी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से भुवनेश्वर ओडिशा के पंदारा क्षेत्र में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली घर की आधारशिला रखी, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह बाजार 5 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही संबलपुर जिले के हीराकूद में एक एकीकृत एक्वा पार्क की भी आधारशिला रखी, जिससे ओडिशा में मत्स्य पालन क्षेत्र को तकनीकी, आर्थिक और निर्यात स्तर पर सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पणजी। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर तक पणजी, गोवा में एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव की थीम थी यूनिवर्सल डिजाइन एंड इंक्लूसिव थिंकिंग, जो समावेशी समाज के निर्माण हेतु नवाचार और समान अवसरों पर केंद्रित रही। 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। इसका सफल आयोजन अहमदाबाद, गुजरात के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जो पहली बार भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी थी। इस चैंपियनशिप में स्विमिंग, वाटर पोलो, डाइविंग और सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग जैसे इवेंट्स शामिल थे, जिनमें कई एशियाई देशों के शीर्ष एथलेटिक्स ने भाग लिया।
भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 13 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल था, जिसमें डाइविंग में पहला ऐतिहासिक पदक भी शामिल था। चीन ने 38 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 49 पदकों के साथ मेडल टेबल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत की रैंकिंग रही 9वां। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जो मध्य पूर्व में पहली बार आयोजित होने वाली एक ऐतिहासिक कांग्रेस थी। इसकी मेजबानी पर्यावरण एजेंसी अबू धाबी ने की और इसका फोकस वैश्विक संरक्षण एजेंडा को मजबूत करने पर रहा। इस कांग्रेस की 5 प्रमुख थीम थी: संरक्षण कार्रवाई को बढ़ाना, जलवायु ओवरशूट जोखिम कम करना, जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करना, संरक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रकृति में निवेश को प्रोत्साहित करना। सम्मेलन में अबू धाबी एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई, जो वैश्विक स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान करता है। इसके अतिरिक्त पहला विश्व आदिवासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। दोस्तों, इसी के साथ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।